यूपी तो आज पीईटी की में क्लास में हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे पूछा। कांग्रेस समाजवादी पार्टी। ठीक है। हाँ ठीक है, तो कांग्रेस समाजवादी पार्टी के हम लोग देखेंगे, इसको कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कहते हैं। ये समाजवादियों के एक सम्मेलन में आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में, ठीक है, 17 मई 1934 को बंबई में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। कब की गई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव की अध्यक्षता में 17 मई 1934 को बंबई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है। प्रमुख नेता की बात करेंगे तो यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव थे, जयप्रकाश नारायण थे, मीनू मसानी थे, अशोक मेहता थे। ठीक है। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया था इन लोगों के द्वारा। लेकिन इसका एक अधिवेशन जो होता है, ध्यान रखिएगा, बिहार में होता है। ठीक है। बिहार के कहाँ पे होता है? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का 1934 में ही, ध्यान में रखेंगे। ठीक है। इसका जो अधिवेशन जो होता है, पहला अधिवेशन पटना में होता है। ठीक है। और जब पटना में जब अधिवेशन जब होता है, तो इसके जो अध्यक्ष जो बनाए जाते हैं, आचार्य नरेंद्र देव को इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। और सचिव जो बनते हैं तो जयप्रकाश नारायण बनते हैं। ठीक है। कौन बनते हैं सचिव इसके? तो सचिव जयप्रकाश नारायण बनते हैं। ठीक है। ये जो पार्टी जो थी, ठीक है, कांग्रेस समाजवादी पार्टी, इसकी स्थापना बॉम्बे में बहुत पहले 1934 में ही हो गई थी, लेकिन औपचारिक रूप से इसका आप देखेंगे ना, तो पटना में भी इसका क्या होता है, उद्घाटन होता है। ठीक है। ध्यान में रखना है कब? तो 1934 में। सचिव कौन थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे इसके सचिव थे। इनमें और प्रमुख सदस्य का नाम अगर पूछा जाएगा तो युगेंद्र शुक्ल थे, अब्दुल बारी थे, शावन सिंह थे, और बाद में जो कर्पूरी ठाकुर जो थे ना, इस पार्टी के सदस्य बन गए थे। एग्जाम में प्रश्न भी आ सकता है से, कर्पूरी ठाकुर जो थे इसके सदस्य थे। ठीक है। बिल्कुल। कर्पूरी ठाकुर बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री जब बने तो 11 नवंबर 1977 को मुंगेरी लाल समिति की सिफारिश पे, ठीक है, पिछड़े वर्गों को सरकारी सेवा में 26% आरक्षण लागू किया, जो ओबीसी के लिए आरक्षण लागू करने वाला बिहार पहला राज्य बन गया था। वैसे जो पिछड़ा वर्ग का जो आरक्षण जो दिया जाता है केंद्र के द्वारा, आरक्षण 27% है। कितने प्रतिशत आरक्षण है? तो 27% आरक्षण। ये आरक्षण जो 27% जो केंद्र के द्वारा जो दिया जाता है, ये आरक्षण किस कमीशन के अनुशंसा पे इसको लागू की गई थी? मंडल कमेटी। मंडल। मंडल कमीशन। कमीशन। ठीक है। क्या नाम था? मंडल कमीशन कहते हैं। पूरा नाम था इनका बीपी मंडल। ठीक है। बोलते थे इनको बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बिहार के मुख्यमंत्री थे, कुछ समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे। ठीक है। बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल की बात करेंगे, कुछ समय के लिए बिहार के मुख्यमंत्री रहे थे, ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इन्होंने विश्वनाथ प्रताप, विश्वनाथ क्या नाम, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल जी ने, इनको बीपी मंडल कहते थे, इन्होंने मंडल कमीशन की अनुशंसा की और इनके अनुसार 27% आरक्षण मिलता। लेकिन ये तो 1980 की बात है। ठीक है। 1980 से पहले 1977 में मुंगेरी लाल आयोग बनाया गया था। ठीक है। मुंगेरी लाल समिति जो थी, इन्होंने ओबीसी जातियों को, पिछड़े वर्ग जाति को 26% आरक्षण देने की बात कही थी। ठीक है। तो बिहार पहला राज्य है जो कि ओबीसी जाति को, ठीक है, ओबीसी समुदाय कह लीजिए, उनको 26% आरक्षण देने की बात कर दी। केंद्र ने 27% आरक्षण दिया। ठीक है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन के पूर्व ही 1931 में गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुर और रामानंद मिश्रा आदि ने बिहार सोशलिस्ट पार्टी नामक, ठीक है, संगठन बनाया था। तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी डिफरेंट है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में आचार्य नरेंद्र देव हो जाएंगे, मीनू मसानी हो जाएगी, क्या नाम इनका, जयप्रकाश नारायण साहब हो जाएंगे। लेकिन ये जो है ना बिहार सोशलिस्ट पार्टी है। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी 1931 में और कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी 1934 में। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो प्रमुख नेता जो होंगे, इसमें गंगा नारायण सिंह होंगे, राम वृक्ष बेनीपुरी होंगे, तो रामानंद मिश्र होंगे। ठीक है। ध्यान में रखना है। दोनों का तालमेल आपस में रहा। ठीक है। इनका तालमेल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से रहा और कांग्रेस और समाजवादी विचारों को अपनाने के लिए, प्रेरित करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका भी थी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी का तालमेल किससे बना हुआ था? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से बना हुआ था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी के जो सदस्य जो थे ना, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के भी सदस्य थे। ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना। जैसे रामवृक्ष बेनीपुरी की बात करेंगे तो उधर भी थे। यही रामवृक्ष बेनीपुरी है जो कि यही थे ना जिन्होंने जयप्रकाश नारायण जी को जेल से भागने में मदद की थी। रामवृक्ष बेनीपुरी ही थे ना? जी। हाँ, ये तो और भी लगते हैं इसमें हाँ थोड़ा ठीक है। थोड़ा। तो ये महत्वपूर्ण है, इनका नाम कभी कभी पूछा जाता है। हाँ तो ठीक है, तो ये हो गया, ध्यान में रखिएगा। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी साल बताइए। क्या हुआ, सो गए क्या सभी आदमी? 1930 पार्टी। 1934। क्या बिहार में होता विधानसभा
का चुनाव है। आंख खोल के सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट बताते जा रहा हूं, इसको ध्यान से सुनिए, ठीक है। भारत शासन अधिनियम जो था 1935 में पेश किया जाता है, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 अभी तक का सबसे बड़ा, सबसे विस्तृत था, ठीक है। इसमें प्रांत को स्वायत्तता दी गई थी। क्या दी गई थी? प्रांत को क्या दिया गया था? स्वायत्तता दे दिया गया था, ठीक है। और केंद्र में डायरकी की शुरुआत हुई थी। होता है ना भाई, केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत होती है। अब प्रांतों से द्वैध शासन को समाप्त कर दिया जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन कब लगी थी? किस एक्ट में थी प्रांतों में द्वैध शासन लगाएंगे? 1990। 1919 का, ठीक है। तो प्रांतों से जो द्वैध शासन को समाप्त किया गया तो 1935 में ये भी था से भाई साहब प्रांतों में चुनाव करवाना है। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा भारतीयों को प्रांतीय शासन प्रबंध का अधिकार मिल गया। मतलब प्रांत में आप खुद ही अपनी सरकार चलाओ। इसी को देखते हुए 1937 में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव होते हैं, ठीक है। चुनाव जो था संयुक्त प्रांत, जिसको यूनाइटेड प्रोविंसेस कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश अब है यूपी, यू फॉर यूनाइटेड, पी फॉर प्रोविंसेस, ठीक है, यूपी वाला क्षेत्र। मद्रास में चुनाव हुआ, मध्य प्रदेश में बरार में, ठीक है, ओडिशा में, बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। मतलब यहाँ पे कांग्रेस को 1 2 3 4 5 6 इन जगहों पे मतलब क्या होता है? पूर्ण बहुमत। मतलब 6 जगह पे तो पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ, लेकिन सरकार और भी कई जगहों पे ये बना लेती है, ठीक है। तो इन सब जगह पे क्या हुआ? कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त होता है, ठीक है। बिहार में कितने निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए? ठीक है, ध्यान रखेंगे। बरार यहाँ पे पड़ता है दक्षिण भारत में, कर्नाटक वगैरह इलाका जो होगा, दक्षिण भारत में है, कर्नाटक वाला इलाका होगा सो, ठीक है। समझ रहे हैं ना, कर्नाटक वाला इलाका जो होगा वही बरार होगा, ठीक है, दक्षिण भारत में पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे बिहार में कितने निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए? 129। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो ध्यान में रखना है 129 निर्वाचन क्षेत्र जो थे बिहार में बनाए गए, ठीक है। ध्यान में रखना है कितने? 129 निर्वाचन क्षेत्र जो थे बिहार में बनाए गए। ध्यान में रखना है, काफी अधिक इंपोर्टेंट है। कितने आम निर्वाचन मंडल थे? ठीक है, आम निर्वाचन मंडल कितने थे? मतलब जनरल सीट, इसमें कोई भी खड़ा हो सकता था। 70। कितने थे? बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखेंगे। ये जो था ना, यहाँ पे किसी प्रकार का कोई आरक्षण व्यवस्था नहीं थी, ठीक है, ध्यान रखें। तो मतलब 70 की बात करेंगे तो यहाँ पे जो थे आम थे, ठीक है। यहाँ से कोई भी व्यक्ति चाहे तो खड़ा हो सकती थी, ठीक है। बाकी 39 की बात करें, मुसलमानों के लिए आरक्षित था। डेट मीन्स, ध्यान में रखना है, दैट मीन्स की बात करेंगे तो ये 39 की बात करेंगे। 39 कौन था? तो ध्यान में रखना है 39 की बात करेंगे तो 39 तो आपको ध्यान में रखना है वैसे थे जहां से मतलब ना मुसलमान ही केवल खड़ा हो सकते थे, ठीक है, ध्यान में रखना है, ठीक है। हाँ, तो 39 की बात करेंगे, केवल मुसलमान खड़े हो सकते थे। 4 महिलाओं के लिए था, 1 एंग्लो इंडियन के लिए था, 2 यूरोपियन के लिए था, और 13 विशेष निर्वाचन मंडल थे, ठीक है। तो सबसे पहले बार कितने क्षेत्रों में मंडल क्षेत्र कितने बनाए गए बिहार में? तो 129 बनाए गए थे, ठीक है। इसमें 70 जो था जनरल था, ध्यान में रखेंगे, और 39 जो था मुसलमान के लिए था। ये 2 ध्यान में रखना है। 39 मुस्लिम, 24 जनरल, ठीक है। 4 जो था महिलाओं के लिए था, 1 एंग्लो इंडियन, 2 यूरोपियन, और 13 की बात करेंगे विशेष निर्वाचन क्षेत्र। ये आपको ध्यान रखना है। बिहार में कांग्रेस की क्या स्थिति हुई थी? कांग्रेस को बिहार में पूर्ण बहुमत प्राप्त होती है, ठीक है, लेकिन हो जाता है मतभेद। कांग्रेस ने, ध्यान में रखिएगा, 152 सीटों में से कितने सीटों पे चुनाव लड़ी? तो 152 सीटों में से ध्यान रखिए कांग्रेस ने 107 सीटों पे ही केवल चुनाव लड़ी, ठीक है, बिल्कुल 107 सीटों पे चुनाव लड़ी। और 107 सीटों पे चुनाव लड़ने पे 98 सीटों पे इसकी जीत हुई। तो 152 सीट में से सरकार बनाने के लिए कितना सीट चाहिए भाई? 75 76, है ना, एक 76 77 सीट चाहिए मैक्सिमम, 77 सीट। 98 सीटें कांग्रेस को मिली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 152 सीटों में से 107 सीटों पे चुनाव लड़ती है, जिसमें से 98 सीट इसको मिलता है, ठीक है। प्रांत में 1935 में पिछड़ा वर्ग संघ नामक एक संगठन की स्थापना हुई थी, जो चुनावों में कांग्रेस की साथ थी। तो बिहार में जो कांग्रेस को जो साथ जो दे रही थी, एक डिप्रेस क्लासेस लीग जो थी, वो बिहार में कांग्रेस की साथ दे रही थी, जिसकी स्थापना 1935 में हुई थी। जो चुनावों में कांग्रेस की साथ दे रहे थे, इसी समय त्रिवेणी संघ नामक एक पार्टी गठित हुई, जो ग्वाला, कुर्मी और कोयरी मतदाताओं के वोट के ऊपर निर्भर थी। इसमें ग्वाला था, कुर्मी था, कोयरी था, इसीलिए इनको बोलते हैं त्रिवेणी संघ। त्रिवेणी संघ इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें 3 जातियां थी,
कौन कौन जाति के लोग की मतदाताओं पे समर्थन पर निर्भर करती थी, किनको इनको बैक था? तो ग्वाला जाति, जिनको कुर्मी हो गया, और साथ में कोइरी, इनके लिए त्रिवेणी संघ बनी थी। ठीक है। 24 मार्च 1937 को बिहार के तत्कालीन राज्यपाल, जिसका नाम था हैलेट, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाएगा। जब 1937 में जब चुनाव हुआ तो उस समय बिहार का राज्यपाल कौन था? हैलेट। तो सरकार बनाने का निमंत्रण कौन देगा? तो भाई राज्यपाल ही ना मुख्यमंत्री को सरकार बनाने का निमंत्रण देते हैं, या फिर जो सबसे बड़ी पार्टी जो होता है, बहुमत वाला सबसे बड़ा जो पार्टी होता है, उस पार्टी का जो बहुमत दल का नेता होता है, उनको राज्यपाल आमंत्रित करते हैं, आइए साहब सरकार बनाइए, आपके पास अच्छे खासे सीट है। श्री कृष्ण सिंह को मंत्रिमंडल बनाने का निमंत्रण दिया गया हैलेट के द्वारा, लेकिन राज्यपाल जो थे ना, एक चीज देने के लिए तैयार नहीं थे, मतलब मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जो वैधानिक कार्य जो होगा, तो मंत्री जो वैधानिक कार्य करेगी, उसमें राज्यपाल का किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। ठीक है, अभी नहीं होता, मंत्रियों के सलाह पे अभी राज्यपाल काम करते हैं। ठीक है, पहले ऐसा नहीं था, पहले तो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। तो यहाँ पे जो सबका कहना था, श्री कृष्ण सिंह का कहना था, मंत्री के जो वैधानिक कार्य होंगे उन पे आप हस्तक्षेप नहीं करोगे, उनको फ्रीली छोड़ोगे। इसके लिए जो था हैलेट जो था तैयार नहीं था, इसलिए श्री कृष्ण सिंह जी ने सरकार बनाने से कर दिया इनकार। तो यहाँ पे श्री कृष्ण सिंह ने सरकार नहीं बनाई। अब राज्यपाल के साथ जब ऐसा जब भी कभी भी संभावना अभी भी आता है, से मतलब एक पार्टी को आमंत्रण किया, अगर वो पार्टी सरकार बनाने के लिए तैयार नहीं है या फिर उसके पास पूर्ण बहुमत का अभाव है, तो राज्यपाल अपना विवेक का प्रयोग करके दूसरे सबसे बड़ी पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करेगी। ठीक है, तो यहीं पे जब उन्होंने जो अपना असमर्थता जाहिर कर दी श्री कृष्ण सिंह ने, तब राज्यपाल की बात कर दूसरी सबसे बड़ी पार्टी जो थी, इंडिपेंडेंट पार्टी नाम था। ठीक है, सबसे बड़ी पार्टी का नाम क्या है? इंडिपेंडेंट पार्टी जो था, इसका नेता जो था मोहम्मद यूनिस को मंत्रिमंडल बनाने के लिए आमंत्रित किया गया। अब मोहम्मद यूनिस जो था पूरी तरीके से सरकार बनाने के लिए तैयार हो गए, और इस तरीके से बिहार के पहले प्रधानमंत्री, जो श्री कृष्ण सिंह को बनना चाहिए लेकिन बन गए बाय डिफॉल्ट, कौन बन गए? मोहम्मद यूनिस बन गए। बहुमत नहीं है, कोई बहुमत नहीं है, लेकिन सरकार जब यहाँ पे जब प्रेशर जब बन रहा था, राज्य में सरकार बननी चाहिए थी, इसलिए बना। ठीक है, आगे चल का होता है मेल मिलाप हो जाता है किसके किसके बीच में। हैलेट जो था वो मतलब तैयार हो जाता है, मंत्रियों के वैधानिक कार्यों में किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। तो फिर से जाके ध्यान में रखेंगे, फिर से मतलब श्री कृष्ण सिंह जो थे अपना सरकार बनाते हैं। अब मोहम्मद यूनिस का इस्तीफा हो जाता है। ठीक है, तो मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में पहला भारतीय अंतरिम मंत्रिमंडल की बात करेंगे, 1 अप्रैल 1937 को गठित हुई। इस प्रकार मोहम्मद यूनिस बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री बने। उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान को प्रधानमंत्री ही कहते थे। देवी और सज्जनों, इसको आपको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आप देखेंगे यहाँ पे सुल्तान अहमद, सर सुल्तान अहमद को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। एडवोकेट जनरल की बात करेंगे तो राज्य सरकार का सबसे बड़ा वैधानिक विधिक अधिकारी होता है, जो कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 165 है, मैं राइट? ठीक है, 165 में है ना एडवोकेट जनरल। ठीक है, 165 में। ठीक है, राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधिक अधिकारी होता है। बात करेंगे तो अटॉर्नी जनरल के समकालीन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब सरकारें जब बनी तो किस व्यक्ति को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया? ठीक है, सर सुल्तान अहमद को नियुक्त किया गया। ठीक है, लेकिन सर सुल्तान अहमद जो थे सरकार के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए वो शिमला गए घूमने, वहीं से उनका मूड बदला, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, तब जाके नए मंत्रिमंडल ने बलदेव साहब को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया था। सबसे पहले सुल्तान अहमद साहब, सुल्तान अहमद आई थिंक शहजादा पूरा इनका नाम था। ठीक है, उसके बाद बलदेव साहब जी को एडवोकेट जनरल नियुक्त किया गया। ठीक है, अब यहाँ पे 1 अप्रैल 1937 को मोहम्मद यूनिस के नेतृत्व में बिहार में अपना पहला भारतीय मंत्रिमंडल बना। कांग्रेस जो था इस अंतिम मंत्रिमंडल का विरोध किया, बिल्कुल, क्योंकि इनके पास क्या थी? बहुमत नहीं थी, इसलिए इन्होंने विरोध किया। लेकिन बाद में जब इन सारी चीजों को देखते हुए, उस समय भारत के जब वायसराय जो थे लॉर्ड लिथगुड, बिहार के गवर्नर को समझाते हैं ऐसा करो कि तुम जो है श्री कृष्ण सिंह की बात को मान लो और उनके मंत्री को पूरी तरीके से वैधानिक कार्यों को करने के लिए स्वीकृति दो, फ्री छोड़ो। और इसी को लेकर जब वो तैयार जब हो जाते हैं तो जाके फिर से मतलब क्या होती है, तो ध्यान में रखना, यहाँ पे सरकार बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तो 1 अप्रैल को सरकार इनकी बनी थी मोहम्मद यूनिस की, और सरकार मतलब 20 जुलाई के लिए चला। ठीक है, 1 अप्रैल से 1 जून, 1 जून से 1 जुलाई, मतलब 2 महीना 20 दिन अप्रोक्स में आप देखोगे तो 80 दिन की आसपास की सरकार चली मोहम्मद यूनिस के। उसके बाद इन्होंने त्यागपत्र दे दिया, और उसके बाद श्री कृष्ण सिंह की बात करेंगे तो 20 जुलाई के बाद इन्होंने अपना
दावा पेश किया, अपना सरकार बना दिया। ठीक है, तो श्री कृष्ण सिंह जी की सरकार बन गई। अब यहाँ पे बात की, जब सरकारें बन जाती, जाहिर सी बात है सभा चलेगी, सदन चलेगा, विधानसभा चलेगा। तो उसके लिए क्या होना चाहिए कि स्पीकर होना चाहिए, कि अध्यक्ष होना चाहिए। ठीक है, तो अध्यक्ष जो बनाया गया, तो श्री रामदयालु सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया, और उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? प्रोफेसर अब्दुल बारी को उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, तो दोनों नाम याद रखना है। रामदयालु सिंह जी को अध्यक्ष बनाया गया और प्रोफेसर अब्दुल बारी जी को क्या बनाया गया? उपाध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, बिल्कुल। अगस्त 1937 को प्रांत भर में मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया, क्योंकि 20 जुलाई को इनकी सरकार बनी थी। 20 जुलाई के बाद अगस्त में, इसलिए मंत्रिमंडल दिवस मनाया गया। ठीक है, कांग्रेस ने चुनाव में जो घोषणा पत्र जो निकला था, वहां पे इन्होंने बोला था जितने भी राजनीतिक बंदी जो है, ठीक है, ध्यान में, सारे राजनीतिक बंदी को रिहा कर दिया जाएगा। मतलब कांग्रेस की जो सरकार जो बनेगी, जो भी राजनीतिक बंदी है, सारे राजनीतिक बंदी का रिहाई किया जाएगा, ऐसा इन्होंने अपना घोषणा पत्र में डाला था। ठीक है, ये राजनीतिक बंदी क्या थे? तो ये अंडमान से वापस लाए गए जो थे ना, जैसे अंडमान से जिनको वापस लाया गया था, अंडमान निकोबार से, तो उनको बिहार के जेलों में बंद करके रखा गया था काफी दिनों से। ठीक है, तो कांग्रेस जब चुनाव में आई, तो चुनाव में इन्होंने प्रचार किया कि जो राजनीतिक बंदी जो है, उन सबको मेरी सरकार बनेगी तो रिहा कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या होता है, बिहार में अनेक स्थानों पर 14 अगस्त 1937 को अंडमान बंदी दिवस मनाया गया। राजनीतिक बंदी बिहार के जेलों में भूख हड़ताल कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि उनको छोड़ा नहीं जा रहा था। इस बात को लेकर इन्होंने, बिहार के जो प्रधानमंत्री थे दैट टाइम श्री कृष्ण सिंह, उन्होंने किसको? राज्यपाल को बोला से ये आप क्यों कर रहे हो, इसको छोड़ना चाहिए आपको। लेकिन राज्यपाल ने छोड़ने से इनकार कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे 30 जनवरी 1938 को प्रांत भर में राजनीतिक बंदी दिवस मनाया गया। बिहार के प्रधानमंत्री श्री कृष्ण सिंह ने सभी राजनीतिक बंदियों को अविलंब रिहाई पे बल दिया, लेकिन राज्यपाल ने वायसराय के समर्थन से इस पर आपत्ति प्रकट की। अब इसी को लेकर श्री कृष्ण सिंह के मंत्रिमंडल ने इस्तीफा दे दिया। तो ये 2 बार इस्तीफा देते हैं। ठीक है, तो इसलिए गलती नहीं करना। पहले बार जो इस्तीफा इन्होंने दिया था, इसलिए राजनीतिक बंदी के रिहा के प्रश्न पे इस्तीफा दिया था। ठीक है, 15 फरवरी 1938 को इन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्यों इस्तीफा दिया? तो इस्तीफा देने के पीछे कारण क्या था, रिजाइन क्या था? तो जो अंडमान से जो कैदी जो आए थे, राजनीतिक कैदी, वो बिहार के जेलों में जो रखे हुए थे, उनका रिहा नहीं किया जा रहा, इसलिए इन्होंने इस्तीफा दे दिया। कब दिया इस्तीफा? तो 15 फरवरी 1938 को इन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन बाद में क्या होता है, गवर्नर और, ठीक है, प्रधानमंत्री थे, उनके बीच में वार्ता हो जाती है, बातें बन जाती है, और राजनीतिक कैदी को छोड़ने की जो बात जो थी, वो समस्या को सुलझा ली जाती है। ठीक है, तो फिर से ये अपना सरकार बना लेते हैं। तो 15 फरवरी को ध्यान में रखेंगे, इन्होंने इस्तीफा दिया, और 26 फरवरी के आसपास इनकी बातचीत होती है, फिर से इनकी सरकार बन जाती है। ठीक है, तो पहले एक बार इसको लेकर और फिर से इन्होंने सरकारें मतलब क्या की, बना ली। लेकिन क्या होता है ना, फिर सितंबर 1939 में देखोगे द्वितीय विश्व की शुरुआत हो जाती है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत होती है। इसमें ब्रिटेन शामिल था। अब ब्रिटेन ने क्या किया, भारत के भी सैनिकों को मतलब क्या किया, इसमें शामिल कर दिया, बिना भारत की अनुमति के लिए, क्योंकि गांधी जी ने यहाँ पे नारा भी दिया था, न तो एक पाई देंगे न तो एक भाई देंगे। ठीक है, न तो एक पाई न तो एक भाई। तो भारत इस युद्ध में शामिल नहीं होना चाहती थी, लेकिन ब्रिटेन ने भारत को इस युद्ध में बिना उनकी अनुमति से शामिल कर दिया। इस बात को लेकर फिर से मतलब जो बिहार राज्य की जो सरकार जो थी, बिहार राज्य की सरकार जहां जहां पे कांग्रेस की सरकार थी, आई थिंक 8 राज्यों में थी, सभी राज्यों की कांग्रेस की सरकार ने क्या किया, एक, तो ध्यान में रखना है, तो एक साथ मतलब क्या किया गया, सभी राज्यों की मतलब एक सहमति के साथ, भारतीय विधानमंडल की सहमति के बिना भारत के युद्ध में जब शामिल किया गया, क्योंकि विधानमंडल से किसी प्रकार की स्वीकृति नहीं ली गई थी। और इसी के साथ ही इसके विरोध में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिए जाने के बाद मुस्लिम लीग ने 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस के रूप में भी मनाया। इस तरीके से एक बार सरकार पहले बनी ही नहीं, फिर बनी तो फिर से राजनीतिक कैदियों के रिहा को लेकर इस्तीफा दे दिया, फिर सरकार बनी, और फिर मतलब क्या हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध में जो भारतीयों को, भारतीय सेनाओं को बिना भारतीय विधानमंडल मतलब डेट टाइम में जहां जहां पे कांग्रेस की जो सरकार बनी थी, या फिर मुस्लिम लीग की भी बनी, बहुत जगह एक जगह पे थी, ठीक है, या फिर कहीं पे गठबंधन की सरकार भी चल रही थी, तो भाई विधानमंडल से परमिशन लेना चाहिए, लेकिन बिना परमिशन को जो लिया गया, इसीलिए ये सरकारें जो थी गिर गई। ठीक है, मतलब गिर क्या गई, सारे सरकारों ने क्या किया, इस्तीफा दे दिया। ठीक है, अब बिहार मंत्रिमंडल जो था, यहाँ पे इन्होंने कुछ सुधारात्मक कार्य भी किए। क्या क्या सुधार वाला काम किया? तो काश्तकारी व्यवस्था के अंदर किसानों की राह देने के लिए बिहार टेनेसी अमेंडमेंट एक्ट पारित किया गया। स्वायत्त शासी संस्थाओं पर अपने भवनों पर राष्ट्रीय झंडा फहराने की अनुमति दी गई। ठीक है,
तो स्वायत्त शासित संस्था जो थे, जो कि गवर्नमेंट के द्वारा ऑन नहीं थे और अपने भवन पे राष्ट्रीय झंडा फहरा सकती थी, ठीक है। अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा तथा संघों पर से लगे प्रतिबंध को समाप्त कर दिया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ देता है। श्रमिकों के जीवन कार्य में स्थितियों की जांच के राजेंद्र प्रसाद के अध्यक्षता में श्रमिक जांच समिति का गठन किया गया, VVI है। तो श्रमिक जांच समिति का गठन किया गया था बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा, जिसके अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र बाबू थे। शैक्षणिक सुधार हेतु, ठीक है, शैक्षणिक सुधार के हेतु KT शाह की अध्यक्षता में शिक्षा पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था। दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। श्रम जांच समिति राजेंद्र बाबू, शिक्षा पुनर्गठन समिति की बात करेंगे तो KT शाह। और हिंदुस्तानी समिति भी बनाया गया था जिसका नाम है अब्दुल बारी, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में, मौलाना अबुल कलाम की अध्यक्षता में हिंदुस्तानी समिति। बिहार सेफ्टी के अंतर्गत नजरबंद निष्कासित 27 व्यक्तियों को रिहा किया गया, ठीक है। तो वहां पे पब्लिक सेफ्टी बिल जो था ना, देखिए आगे चल के 1931 के आसपास प्रस्तुत किया था पब्लिक सेफ्टी बिल, ट्रेड डिस्प्यूट बिल, कुछ याद आ रहा है? इसमें भगत सिंह ने बम फोड़ दिया था इस बिल के विरोध करने के दौरान, ठीक है, याद आया कुछ? उसी तरह के स्टेट में भी ना स्टेट सेफ्टी बिल चलता था, तो इसके वजह ना 27 व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था, तो इन सबको रिहा कर देती है। और संघों से प्रतिबंध हटा दिया गया, अखबारों से जमानत मांगने की प्रथा समाप्त कर दी गई। हरिजनों के शिक्षा तथा उनकी आर्थिक स्थिति में उचित सुधार करने के लिए कुछ है। नहर कर भुगतान करने से किसानों को अधिक सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से सोन और चंपारण नहर भुगतान व्यवस्था लागू की गई, ठीक है, मतलब सिंचाई की व्यवस्था के लिए शुद्ध। लेकिन ये जो 3 कार्य जो है ना पूछे जाते हैं कि बिहार मंत्रिमंडल के द्वारा जो प्रमुख सुधारात्मक कार्य किए गए, तो श्रम जांच समिति बनाई गई राजेंद्र बाबू की अध्यक्षता में, शैक्षणिक सुधार समिति बनाई गई KT शाह की अध्यक्षता में, हिंदुस्तानी समिति बनाई गई मौलाना अबुल कलाम जी की अध्यक्षता में, ठीक है। ये सरकारें इस्तीफा दे देती हैं। अब ध्यान रखेंगे सरकारें बनी थी कब, तो ध्यान रखना मार्च अप्रैल के आसपास, ये अप्रैल में बनी थी ना, अप्रैल में 1937 के अप्रैल में बनी थी सरकार, और 1939 में सितंबर में सरकार इस्तीफा दे देती। कितने दिन तक चली सरकारें? कितने दिन तक चली थी? निकाल के बताइए। 21 महीना, हाँ 21 मंथ। सही आंसर नहीं आ रहा, सही से बताइए। 28 महीने चला था सर। जुलाई में गठन 2 साल 11 महीना समथिंग था क्या? जुलाई में गठन। इसका पूछा हुआ क्वेश्चन है, मुझे ध्यान में नहीं आ रहा कितने महीने पे, लेकिन आप डेट निकाल के आप ध्यान में रखिएगा इसका, ठीक है। ये जो सरकारें जो थी आई थिंक 21-22 महीने के आसपास चली थी, ठीक है। कितने महीने इसका गूगल करके देख लीजिएगा, ठीक है, पूछ देता है कभी कभी, इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, ठीक है। जुलाई से लेंगे तो 21 मंथ। हाँ वही 21-22 महीने के आसपास ये सरकारें चली थी, एक बार आप लोग इसको चेक कर लेना, ठीक है। कल के क्लास में जो है हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो कल के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार में मुस्लिम लीग, ठीक है, अब बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह, मतलब हम लोग अभी आसपास जो है ना हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन के आसपास